की कमजोरी से अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन फिसले। कच्चा तेल 5.5% गिरकर $50 के करीब। एशिया की मिली जुली शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक नीचे। अगले कारोबारी साल में आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सा बेचेगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक इस साल बैंक में सरकार लगाएगी 1,500 करोड़ रुपए। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। डॉक्टर रेड्डीज को यूएस एफडीए से तगड़ा झटका। वाडा यूनिट के ऑडिट के बाद 13 आपत्तियां मिली। शेयर पर दिखेगा आज दबाव। आरबीआई को टाटा डोकोमो के आपसी सहमति के करार पर आपत्ति। कहा डील में पुट का प्रावधान अवैध। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई की स्वतंत्रता पर उठाया सवाल। पूछा कहीं ये वित्त मंत्रालय के इशारों पर तो काम नहीं कर रहा। पहले ही दिन पूरा भरा डी मार्ट का आईपीओ। 295 से 299 रुपए का प्राइस बैंड। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ कल हुआ बंद, मिला जबरदस्त रेस्पॉन्स, 40 गुना भरा। मध्यावकाश के बाद संसद का बजट सत्र आज से फिर होगा शुरू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश ट्रेन अटैक और लखनऊ एनकाउंटर पर दे सकते हैं संसद में बयान। दुनिया भर के बाजारों से आज कमजोरी के संकेत, लेकिन नजरें हैं आज शाम के एग्जिट पोल और उसके बाद शनिवार को आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर। कमजोर शुरुआत, लेकिन उसके बाद क्या खरीदे या करें बिकवाली, ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। जी हाँ, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, और जियोजित बीएनपी पारिवारिक के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। दोनों का ही स्वागत है और दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। देखिए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी घबराया हुआ है, 46 पॉइंट नीचे, 8,900 के बिल्कुल करीब कारोबार करता हुआ। और घबराहट की वजह है डॉलर इंडेक्स जो 102 के पार निकल गया है। और आप देखिए हांगकांग के बाजारों में भी गिरावट गहराती जा रही है, 250 पॉइंट नीचे है हांगकांग के मार्केट्स। चाइना के मार्केट्स में प्रेशर है। ज्यादातर बाजार देखिए आपको दबाव के साथ कारोबार होते हुए दिखेंगे। और डाउ जोन्स ने भी देखिए कमजोर प्रदर्शन ही कल देर रात दिखाया है। तो संकेत तो अनिल घबराहट के हैं। और आज एग्जिट पोल्स आएंगे बाजार बंद होने के पहले। जी, तो कैसे ट्रेड किया जाए बताइए, गिरावट में खरीदारी करें क्या? मुझे लगता है दो तरीके से आज के बाजार को देखना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल पर तो रिएक्शन कल के सेशन में होगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि डॉलर इंडेक्स जो 102 के पार कई दिनों बाद निकला, उस पर एशियाई बाजारों का जो रिएक्शन है वो एकदम जायज है। अब हमारे बाजार अब तक डॉलर इंडेक्स की मजबूती से बेखबर रहे हैं। रुपया जिस तरह से मजबूत होकर एकदम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, आज ये वाकई में रुपए के लिए लिटमस टेस्ट होगा। तो शुरुआती कारोबार में आपको करेंसी मार्केट पर नजर रखनी चाहिए। अगर रुपया आपको 0.5% के आसपास कमजोर होकर खुलता हुआ दिखता है, हालांकि उसकी संभावनाएं काफी कम है, तो फिर ये समझिए कि हम डॉलर इंडेक्स के दबाव में आएंगे। अदरवाइज हम ग्लोबल मार्केट्स के इन संकेतों को पचाकर फोकस पूरा लोकल ट्रिगर्स पर करेंगे जो यूपी के इलेक्शन के हैं। आज भी 8,900 आपके लिए निर्णायक लेवल है। कल भी था, कल उसके नीचे आपने हार्डली कुछ वक्त बिताया, उसके ऊपर है तो उतने बुरे नहीं थे। आज अगर शुरुआत 8,900 के नीचे होती है और अगर वहां पर आप वक्त बिताते हैं, तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा सा परेशान होंगे। वो अपनी तेजी की पोजीशन को कम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दो लेवल बेहद अहम है, 8,800 और 20,400 बैंक निफ्टी पर। अगर आज किसी भी वजह से इन लेवल्स के नीचे बाजार जाता है, तो फिर आपको अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर लेनी चाहिए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। हालांकि उसकी संभावनाएं कम है, लेकिन चूंकि बड़ा दिन है तो किसी भी तरफ मुंह अगर बढ़ा है तो लेवल्स आपको ध्यान में रखने जरूरी है। 8,950, 9,000 अब भी वो रेंज है जहां पर लगातार मुनाफा वसूली आती रहेगी, लगातार आई गई, आज भी होगा अगर वहां पहुंचते हैं तो। हाँ, ये जरूर है, जिस तरह के नीचे के लेवल्स दिए उस तरह के ऊपर के लेवल्स भी है, और वो है 9,000 का। अगर किसी भी वजह से 9,000 के लेवल के पार पहुंच जाए, वो कभी भी संभव हो सकता है। अगर सेकंड हाफ में किसी तरह से एग्जिट पोल को लेकर बाजार अंदाजा लगाना शुरू करे कि ऐसे आ सकते हैं, वैसे आ सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तो फिर बाजार यू टर्न भी आपको दे सकता है। और अगर 9,000 के पार निकल कर टिके तो फिर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी और बाजार का डायरेक्शन क्लियर कट ऊपर की तरफ हो जाएगा। डे ट्रेडर्स के लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, 8,850 स्टॉप लॉस डे ट्रेडिंग के लिए आज से भी है। और अगर इसके नीचे बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लें तो बेहतर होगा। ऊपरी स्तरों पर दबाव की तीन ही वजह, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, घरेलू फंड्स की बिकवाली और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
कॉल ऑप्शन में 9000 पर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और ऐसे में अगर आपको ट्रेड करना है तो लेवल से ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करें, ये ध्यान में रखें। निफ्टी बेचे 8960 कल के हाइज के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। जनरली मैं राउंड फिगर में देता हूं, लेकिन आज मेरे सारे लेवल्स राउंड फिगर में एक भी नहीं है, तो आप नोट कर लें। 8960 स्टॉप लॉस होगा, 8880 और 8860 ये दो लक्ष्य नीचे की तरफ है। दूसरा तरीका है बहुत गैप से खुल जाए तो 8860 8880 की रेंज में खरीदें। 8850 पर बेहद स्ट्रिक्ट और छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए छोटे मुनाफे के लिए, जो कि 8900 और 8925 का ऊपर का हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर 20500 के नीचे बंद होता दिखे तो अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लें, ठीक उसी तरह से जैसे 8850 के नीचे निफ्टी की में तेजी की पोजीशन कम करनी है। बैंक निफ्टी खरीदने का सही लेवल है 20500, 20400 स्टॉप लॉस होगा और 20750 का टारगेट। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले में मजबूती ज्यादा है, ये ध्यान में रखें। और अगर बेचना चाहें तो 20750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए और 20550 के लक्ष्य के लिए छोटे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट को लिया जा सकता है। जो शेयर दबाव बना सकते हैं आज बाजार में नेगेटिव साइड पर मेटल्स, ऑयल एंड गैस और फार्मा, ये तीन सेक्टर थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन हाँ रुपए की अब तक की मजबूती और क्रूड के दबाव के चलते ओएमसी में आज थोड़ी खरीदारी स्टेशनों से आ सकती है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल पर रखिएगा नजर। 5% की गिरावट देखने को मिली थी और कच्चे तेल में गिरावट का फायदा ओएमसी, पेंट, एविएशन सेक्टर को मिलता है और गिरावट से नुकसान केन इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स को होता है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं, लेकिन अनिल ने कहा बैंक निफ्टी में मजबूती देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी पर, इस पर भी हम राय लेंगे। तो चलिए वागले साहब के पास चलते हैं और समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को वो किस तरह से आज ट्रेड करना चाहते हैं। एनेक्डोटली हमने देखा है वागले साहब, इस तरह की इवेंट्स में बाजार तेजी करके जाना पसंद करता है और एग्जिट पोल्स जो जनरली थोड़े बहुत सुगबुगाहट उसकी हो जाती है, लोगों को लगता है कि बीजेपी सरकार बना ले जाएगी। ये बताइए तेजी करनी चाहिए क्या इस करेक्शन में, या आपको लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा पैसा तो स्टॉक स्पेसिफिक ही मिलने वाला है? गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। ये तो कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा पैटर्न्स क्लियर है, लेकिन कल मेरे पास 2 बाय है 2 सेल है। Okay. तो ऐसा नहीं है कि वन वे तेजी का ये माहौल है। निफ्टी में फर्स्ट टाइम मुझे कोई क्लियर संकेत आ नहीं रहे। साल में 3 या 4 बार ऐसे होता है जहां पे कितने भी कोशिश करो आप अवॉइड करना ही बेटर होगा। आई थिंक ये वन ऑफ द सिचुएशन है। तो 8850 8950 का रेंज दिया हुआ है। बैंक निफ्टी में शेड स्ट्रांगर है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मार्केट्स वन वे तो क्रैक नहीं होंगे। 20,600 20,900 ये रेंज है। और इवेंट अभी यूपी के इलेक्शन से का हांगकांग में गिरने का क्या ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा है। वो तो डॉलर इंडेक्स की वजह से तो कारण फॉलो होंगे। हमको जो मतलब हल्का तो रहना है, ये डेफिनेट है, और क्लैरिटी नहीं है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक बात है, चलिए तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्लैरिटी है। तो पूछेंगे वागले साहब से कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां वो तेजी या मंदी करना चाहते हैं। गौरांग साहब से भी पूछेंगे कि उनको इस इवेंट से पहले किस तरह की वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एफआईएस और डीआईएस के फिगर्स की। और कल आप देखिए एफआईएस का 3572 करोड़ रुपए के आसपास का जो बाय का फिगर आया है, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक की ब्लॉक डील का बड़ा योगदान है, करीब 2275 करोड़ रुपए के आसपास। वहां से उसको हटा भी दें फिर भी एफआईएस ने तो खरीदारी करी है, जो कि पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। लेकिन डीआईएस की बिकवाली कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग है सिंपल, और जाहिर सी बात है कि 2 बड़ी इवेंट है आपके सामने। यूपी इलेक्शंस हैं, बड़े लेवल हैं, 9000 के सामने फेड की बैठक भी होने वाली है और ग्लोबल मार्केट ऐसा तो है नहीं कि भाग रहे हैं, डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर जा रहा है, तो उनका बेचना जायज है। और अच्छी बात यह है कि अगर यूपी के इलेक्शन बाजार की उम्मीद के मुताबिक या मर्जी के मुताबिक ना आए तो फिर यही पैसा काम आएगा, क्योंकि एफआईएस तो वैसे भी कोई खरीदने के मूड में है नहीं, वो तो मजबूरी में अब इन लेवल्स पर खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां तक कल के डेटा का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं तवज्जो दूंगा सिर्फ और सिर्फ डीआईएस के आंकड़ों को, जिन्होंने 1735 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। तो ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकेगा नहीं, ये हम लगातार 2 दिनों से आपको कह रहे हैं और आज भी वही है इन आंकड़ों में। एफआईएस की खरीदारी भी कोई बहुत बड़ी नहीं, नेट अगर आप कोटक की डील हटाए कर देखें तो 325 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपकी कैश में है। इनफैक्ट कोटक की डील में कुछ और भी इन्वेस्टर्स ने खरीदे, तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सेशन में सबसे बढ़िया आंकड़े अगर खरीदारी के कहीं हैं एफआईएस की तरफ से तो वो कल के सेशन में, क्योंकि सामने 1200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे जरूर है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की है। तो आंकड़े मिले जुले हैं, नेट आप देखेंगे तो आंकड़े पॉजिटिव नहीं है। और इन्हीं आंकड़ों के दम पर लगातार पिछले 2 दिनों से हम ऊपरी स्तरों पर सावधान रहने की बात कर रहे हैं और उस रुझान में कोई बदलाव नहीं, ऊपर में आपको सावधान रहना ही है। ओके, तो कॉशियस रहना है आपको ऊपर में। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, बताइए आप आज बाजार को किस तरह से अप्रोच करेंगे?
सभी को सुप्रभात हमारी तरफ से। और किस दिशा में जाएंगे बाजार इलेक्शन को लेकर के, हेमंत, इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में जो संपन्न हुए हैं, चाहे स्थानीय मार्केट में चुनाव या फिर विदेशी मार्केट में यूएस के इलेक्शन या फिर ब्रेक्जिट को भी अगर आप देखें जी, तो लोगों की जो उम्मीद थी और आशाएं थी और जो आकलन लगाया था उसके बिल्कुल विपरीत आया है। और वास्तविकता ये है कि जब शनिवार को आंकड़े आएंगे उस पर निर्भर करेगा। ये छोटी मध्यम अवधि में शायद उठापटक हो सकती है और किसी कारणवश अगर नकारात्मक परिस्थिति में नतीजा आए जो कि बाजार के विपरीत होगा उम्मीद के, तो मेरे ख्याल से बाजार में खरीदारी का मौका बहुत बड़ा होगा। और मैं ये मानता हूं कि लंबी अवधि का जो हमारा नजरिया है हिंदुस्तानी बाजारों पर, वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इलेक्शन शायद ये छोटी मध्यम अवधि में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, उठापटक कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि में जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे नतीजे हैं, तिमाही नतीजे, जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होगा, उससे मुझे लग रहा है कि कोई भी कारणवश गिरावट आती है या नहीं भी आती है तो भी खरीदारी का मौका। तो करनी तो खरीदारी ही है, बस कौन से वो स्टॉक्स में खरीदारी करनी है ये एक सूची बनाकर रखने का बेस्ट समय है शायद। तो पूछेंगे सर को कौन से स्टॉक सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बताइए डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है एफएनओ का, किस रेंज में रह सकता है बाजार? आराम एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है, 9,000 के ऊपर नहीं है। देखो एक चीज पक्का है, ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है डेटा के लिहाज से, क्योंकि ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,000 पर है बजाय 8,800 पर। हालांकि न्यूज की वजह से कभी भी वो बदल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि अब तक जो पोजीशन बनी हुई है, ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि 8,800 के नीचे की रिस्क नहीं है, 9,000 के ऊपर की तेजी नहीं है। लेकिन ये इस लिहाज से नहीं मानकर चलें कि इलेक्शन के बाद इस रेंज में बदलाव नहीं होगा। ये इस लिहाज से मानकर चल रहे हैं लोग कि चूंकि आपने 2 हफ्ते लगभग इसी रेंज में बिताए हैं, तो फिर इस रेंज से बाहर निकलने के लिए न्यूज ट्रिगर जो चाहिए वो न्यूज ट्रिगर आपको रेंज से बाहर तो निकलेगा, और ये पक्का निकलेगा मंगलवार के दिन। अगर आज या कल ना निकले तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भी ज्यादा संभावना ये है, भले आज एसजीएक्स 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन अब भी संभावना ये है कि इस रेंज को तोड़ेगा नहीं बाजार आज के सेशन में, संभावना ये ज्यादा नजर आती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी सी बैंक निफ्टी में मजबूती ज्यादा है, और ऐसे में आज कमजोर शुरुआत के बाद अगर आपको डायरेक्शन लेना है तो बैंक निफ्टी से लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी पहले 20,525 20,550 के लेवल पर खुलता है, वहां टिकता है, और 20,400 20,450 का जो अब तक का बेहद अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी पर रहा है वो नहीं तोड़ता है, तो फिर संभावना है कि बाजार रिकवर करे। आज के बाजार को ट्रेड करने का सबसे बेहतर तरीका है कि देखिए फर्स्ट हाफ में तो कमजोरी होगी, इसमें कोई अंदाजा लगाना रॉकेट साइंस नहीं, और जनरली हम कई बार एसजीएक्स निफ्टी की चाल के विपरीत कहते हैं कि बहुत कमजोर खुल सकते हैं या मजबूत खुल सकते हैं, लेकिन आज कमजोर खुलेंगे, और खुलेंगे तो शायद 8,880 के आसपास, उससे ज्यादा नीचे न खुले। 8,880 8,890 शायद ओपनिंग हो सकती है। अगर एक स्विंग मिलेगी तो वो मिलेगी आपको सेकंड हाफ में 1:30-2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद, जब शायद लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल में क्या कुछ हो रहा है। हेमंत, इसमें कोई डाउट नहीं कि लोग हर न्यूज चैनल से, हर एजेंसी से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल में किस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्लियर कट मिले या ना मिले। अब किसको किस पर भरोसा करना है और उसके लिहाज से जो एक्शन हो रहा है, तो आज का सेकंड हाफ बहुत वोलेटाइल होने वाला है, बड़ी स्विंग होगी, किसी भी तरफ हो सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो 1:30-2 बजे बाद बंद होने तक बाजार आपको स्विंग देगा, ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, जिस तरह की तेजी का ये करेक्ट नहीं, ये नहीं कह सकता, आज नहीं कह सकता। वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये अब एग्जिट पोल में लोगों को क्या पता चलता है। अगर लोग ये मानते हैं कि हाँ बीजेपी की तेजी की संभावना है जो कि ज्यादा दिख रही है, तो फिर आपको स्विंग ऊपर की मिल सकती है, और चूंकि आप 50 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं तो फिर चांस इसलिए बनता है कि ऊपर की तरफ स्विंग आने का ज्यादा चांस मिलता है। तो आज आप पोजीशन कोई भी लें, तेजी की लें या मंदी की लें, एक तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, दूसरा आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लंबा रखना है। वो 2-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में पता चला आपका ट्रिगर कब होगा, हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं चलेगा। तो बहुत सावधानी से ट्रेड करें, ये ना सोचें कि एग्जिट पोल आज शाम को आने वाले तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी कल बढ़ेगी या मंगलवार को नतीजे देख के बढ़ेगी। ये काम आज भी हो सकता है सेकंड हाफ में, इसके लिए तैयार रहें। ठीक बात है। देखिए चुनाव आयोग ने तो कहा है 5:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल पेश किया जाए, तो औपचारिक तौर से चैनल तभी दिखाने वाले हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर से देखना होगा कि कहां से डेटा कहीं अगर लीक हो जाए तो फिर बाजार आपको पहले रिएक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ये तो बात हुई आज के दिन की, लेकिन आज के दिन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टॉप 5 स्टॉक्स भी हाजिर करेंगे, वो स्टॉक्स जहां सबसे ज्यादा एक्शन खबरों के दम पर आज दिखने वाले हैं।
चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए बाजार में। और देखिए, हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी राय यही निकल कर आ रही है। आशुतोष सरना की राय देखिए, कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है आज के लिए भी। 8,960 का टारगेट दे रहे हैं, 8880 का स्टॉप लॉस भी। जुंजन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित भी खरीदना चाहते हैं 8,860 के स्टॉप लॉस के साथ और 8,980 उनका ऊपर का लक्ष्य। और किरण यादव जी भी कह रहे हैं कि खरीदारी कर लीजिए, देखिए हैट्रिक हो गई है। 8,960 का टारगेट, 8870 का स्टॉप लॉस। एकमात्र एक्सपर्ट ने शायद बिकवाली की तरफ, और वो है हेमेन कपाड़िया के आर चौकसी सिक्योरिटीज के शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को, लेकिन कहा 8,930 पर। अब आज वहां खुलेगा या नहीं वो देखने वाली बात होगी। अगर गैप से खुले तो फिर शॉर्ट ना करें, और अगर 8,930 पर मिले तो एक मौका देखें शॉर्ट करने का। 8,955 का स्टॉप लॉस, 8,880 छोटा लक्ष्य। और 8970 तक जा सकता है निफ्टी। विकास आलूके की राय खरीदारी की फिर से, तो देखिए 5 में से 4 एक्सपर्ट हैं बुलिश और एक बेयरिश। और बहुत ही साफ क्रिस्टल क्लियर रेंज नजर आ रही है। निफ्टी की सपोर्ट है 8,860 और 8,880, यह है 20 पॉइंट की रेंज। और ऊपरी स्तरों पर 8,960 और 8,980, यह है 20 पॉइंट की रेंज, जहां पर जाकर रुकेगा बाजार। ओके, चलिए अब आपको ये बता दें कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर खबरें बहुत ही बेहतरीन हैं या फिर कमजोरी भरी हैं। आइए जानते हैं टॉप 5 शेयर। राजस्थान में सिगरेट पीना होगा महंगा। राजस्थान सरकार ने वैट 15% बढ़ाया है, तो आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, गोल्डन टोबैको, वीएसटी इंडस्ट्रीज पर आज रखिएगा नजर। और डॉक्टर रेड्डी इसके लिए खराब खबर आती हुई, यूएस एफडीए ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जांच कर रहे थे दावदा के, उस जांच को पूरा कर लिया है और 13 ऑब्जर्वेशंस हाथ में दिए हैं, तो यहां पर दिक्कत हो सकती है आज। टीटी के प्रेस्टीज ने वित्त वर्ष 2017 के लिए अपनी बिक्री का अनुमान 1800 करोड़ से घटाकर 1680 करोड़ किया, और उनका यह कहना है कि नोटबंदी की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। चिरुन का शुगर पर भी रखिए नजर। स्टैंडर्ड चार्ट बैंक को इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। देखिए 15 रुपए 25 पैसे का क्लोजिंग प्राइस है और उसके ऊपर हुआ है ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 16 रुपए 56 पैसे के आसपास। तो यहां पर तेजी बन सकती है आज। वेल्सपन एंटरप्राइजेज, इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी वेल्सपन एनर्जी में 15.5% हिस्सेदारी बेची है 285 करोड़ रुपए में। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं दोनों ही, संदीप वागले साहब और गौरांग शाह भी। और गौरांग सर, पहले तो बताएं आप अपनी टॉप पिक्स कहां आपको ट्रेडिंग या निवेश के मौके दिखते हैं? तो अनिल जी, निवेश के लिहाज से अगर आप देखने जाए तो फिनोलेक्स केबल सबसे बड़ी केबल बनाने वाली कंपनी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर हमारी कवरेज है। 525 का लक्ष्य लंबी अवधि के नजरिए से, और बहुत बड़ा ट्रिगर है। कंजम्पशन ऊपर जाने वाला है, ब्रांड लॉयल्टी और नए प्रोडक्ट्स आएंगे। दूसरा स्टॉक होगा टाटा मोटर्स का। काफी कुछ नतीजों के बाद बिग कॉली की खबरें आई। स्टॉक करीबन 440-450 तक गए और फिर थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। यहां पर हमारा लक्ष्य 560 का है लंबी अवधि के नजरिए से। और तीसरा स्टॉक होगा निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक। यहां पर 360 का लक्ष्य है लंबी अवधि के नजरिए से। ये तो बेहतरीन कंपनियां टाटा मोटर्स। अच्छा गौरांग साहब, तो टाटा मोटर्स पर काफी अरसे से बुलिश है और देखिए क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है आईसीआईसीआई बैंक और फिनोलेक्स केबल्स। इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। वागले साहब, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? हेमंत, मैं तो पहले तो भारत फाइनेंशियल से स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे याद है परसों मॉर्निंग जब न्यूज नेगेटिव थी तभी आपने बोला था ये ज्यादा गिरेगा नहीं। जी सर। आई थिंक 785 में हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे लग रहा था बॉटम हो गया। कल मॉर्निंग में अनिल जी ने आई थिंक 810 805 में कुछ बोला था। ठीक बात है। और मेरे रडार में तो कल आफ्टरनून में आया था, वैसे 830 में। और अभी भी मैं कहता हूं कि 40-50 रुपए अपसाइड है एज अ ट्रेड। हाँ, अगर मार्केट में अगर नीचे खुलता है, एसजीएक्स 40-50 पॉइंट नीचे दिखा रहा है तो अपॉर्चुनिटी है। 837 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 891। दूसरा कॉल होगा सेल इन अ टाटा स्टील। आई थिंक कल से मैं कह रहा हूं कि मेटल स्पेस थोड़ा सा वीक दिखता है और मुझे लगता है आज उसमें अच्छी खासी गिरावट फॉर इंट्राडे हो सकती है। सो 480 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 459 आज और कल का व्यू है। बिल्कुल, चलिए तो ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल ही रही है। कमोडिटीज दरअसल एज अ पैक बहुत कमजोर है। कच्चा तेल भी देखिए पिटा, मेटल्स भी पिटे हैं। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लगातार आपसे कह रहे हैं 31 मार्च से पहले डील का अनाउंसमेंट हो सकता है। इंडसइंड बैंक या फिर कोई और प्राइवेट सेक्टर बैंक किसको खरीद सकता है। और देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक पर जरूर नजर रखिएगा। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बाकी के बचे हुए 2 आइडियाज भी हैं वागले साहब के पास, उस पर बात करेंगे। और काफी सारी खबरें हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। गौरांग साहब से वो जानेंगे। आप बने रहिए सिंह की आवाज के साथ।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और देखिए मेटल कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो हो रहे हैं बुलिश इन मेटल स्टॉक्स पर। कौन से बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने आज खरीदारी करने की राय दी है मेटल कंपनियों पर, बताने के लिए जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी नियति। बताइए कहाँ नजर है आपकी? वेदांता की नजर है, वेदांता पर नजर है मॉर्गन स्टैनली की, और आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि बहुत बड़ा कवरेज इनिशिएट किया है जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 333 रुपए का इनका लक्ष्य है। मौजूदा भाव से आपको ये शेयर 32% की तेजी दिखा सकता है अगले 12 महीने के दौरान। जिस तरह से इनके असेट्स धीरे धीरे रैंप अप हो रहे हैं, वेदांता अब फास्टेस्ट ग्रोइंग एल्यूमिनियम और जिंक कंपनी बन चुकी है। कहां पे? पूरी दुनिया में ग्लोबली ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। बैलेंस शीट के जितनी भी रिस्क है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो जो ग्लोबल माइनिंग कंपनियां हैं उनके बराबरी पर ये आ गई है। अर्निंग्स और कैश फ्लोज एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे यानी टर्निंग पॉइंट पे है। यहां से ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये 30% फ्री कैश फ्लो CAGR की उम्मीद कर रहे हैं FY19 तक, यानी 2019 तक आपको 30% फ्री कैश फ्लो दिख सकता है इस कंपनी में। निवेश करके चलिए 32% की तेजी के लिए 333 का लक्ष्य मॉर्गन स्टैनली आज सुझा रहा है वेदांता पर। CLSA एक और दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म हिंडाल्को पर बुलिश है। निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 210 रुपए का इनका लक्ष्य था, अब इसे और बढ़ा दिया है, 230 रुपए का इन्होंने लक्ष्य कर दिया है। 21% की तेजी ये भी 12 महीने के दौरान इस शेयर में देख रहे हैं। हालांकि QIP के इशू के बाद FY19 तक का जो EPS है वो थोड़ा बहुत इन्होंने ट्रिम डाउन किया है, यानी घटाया है 3% के आसपास। लेकिन एक अगली ग्रोथ के लिए, जो बड़ी ग्रोथ है उसके लिए छलांग लगाने के लिए ये शेयर भी तैयार है। इंटरेस्ट कॉस्ट भारत में जिस तरह से ये अपना कर्ज का रीपेमेंट कर रहे हैं वो कम होंगे। नोवेलिस की जो डेट की रीस्ट्रक्चरिंग है उससे इनको काफी फायदा होगा और लॉजिस्टिक्स के जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करने का इनके पास बहुत बड़ी गुंजाइश है। निवेश करके चलिए 230 रुपए का लक्ष्य आपको हिंडाल्को दिखा सकता है CLSA का। हिंडाल्को और वेदांता दोनों पर खरीदारी करने की राय है और मैंने तो आज मेटल सेक्टर सेल साइड पर दे दिया। लेकिन ये तो लंबी अवधि के लिए, मैं ये सोच ही रहा था कि ये कंफ्यूजन होगा जब हम ये बताएंगे और लोग भी सोचेंगे। लेकिन निवेशकों के लिए अच्छा, सही बात है। 70 रुपए से जो दौड़ा, लोग कहते हैं यार मिस हो गया यार, ये तो शेयर तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा या नहीं देगा। पूछें क्या आप गौरांग साहब से, मेरे ख्याल से कवरेज भी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है और कमोडिटीज कमजोर हो रही है। चाइना का डेटा कमजोर आया तो निकल 6% नीचे और कॉपर जिंक एकदम सही दिन रिपोर्ट आई है ताकि शेयर ज्यादा गिरे नहीं। क्या कहेंगे गौरव? बताइए सर। यदि गिरेगा तो मौका होगा जी। और ये कुछ सूत्रों के हवाले मुझे भी पता चला है कि भारत सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढांचे के सुधार करने की बात कर रहे हैं और उसमें खर्च करने की 4 लाख करोड़ का बजट में एलोकेशन किया है। तो जो घरेलू कंपनियां वहां से जो भी धातु होंगे वो इस्तेमाल करेंगे। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखने जाए तो गिरावट पर खरीदारी का बहुत बड़ा मौका। ये खबर आ जाए ना तो सर री रेटिंग हो जाए। बिल्कुल, अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाए तो डेफिनेटली। और हिंडाल्को, वेदांता, JSPL और JSW स्टील, ये चारों पर हमारी गिरावट पर खरीदारी की राय है। तो आपको क्या करना है? कमजोरी में खरीदारी करनी है। अच्छा, ट्रेडर्स के लिए हो सकता है थोड़े बहुत नीचे के मौके हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आपको देखना है तो यहां पर ध्यान लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए। ये क्लैरिटी आ गई है। और देखिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और दिग्गज गौरांग शाह जी की भी सलाह यही है। लेकिन नियति ये बताइए और कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं जो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है? मारुति पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आज। HSBC की निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, बुलिश है स्टॉक पर। 6500 का इनका लक्ष्य है। 11% की मौजूदा भाव से तेजी ये शेयर आपको 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। गुजरात प्लान के कारण इनका मानना है कि 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स में थोड़ा सा एक हिट आ सकता है FY18 के दौरान। लेकिन प्राइसिंग और रियलाइजेशन को अगर ये सुधार लेते हैं तो काफी अच्छा इनको फायदा हो सकता है। बहुत लंबी अवधि के लिए ये जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है उसमें बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है। 6500 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए, HSBC मान रहा है। और UPL पे डॉयचे बैंक काफी बुलिश है, निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। 850 रुपए का इनका लक्ष्य है। मौजूदा भाव से आपको 20% का अपसाइड ये शेयर भी दिखा सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है वो अब सुधरती हुई नजर आ रही है क्योंकि इनके प्रोडक्ट के जो नए प्रोडक्ट हैं उनके अप्रूवल्स इनको मिल रहे हैं। कॉन्फिडेंट है ये कि 24% EPS और 12% रेवेन्यू ग्रोथ CAGR के तौर पर 2019 तक ये दिखा सकता है। 15 से 25% का डिस्काउंट पे ये ट्रेड कर रहे हैं अगर ग्लोबल पेयर्स से इनको कंपेयर करा जाए। ब्राजील इनका एक की
ग्रोथ ड्राइवर होगा। जिस तरह से वहां पे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, निवेश करके चलिए। 850 रुपए का लक्ष्य आपको यूपीएल दिखा सकता है। डॉइचे बैंक के अकॉर्डिंग 20% की तेजी मौजूदा भाव से अगले 12 महीने के दौरान। तो यूपीएल पर काफी लोग बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अब डॉइचे बैंक की रिपोर्ट 850 का लक्ष्य गौरांग है आपके कवरेज में ये? बिल्कुल है, और कृषि क्षेत्र से भी अगर आप देखने जाए अनिल जी, तो बहुत बड़ा सहारा सरकार दे रही है कृषि क्षेत्र को। और अगर एक चीज है, जिस संख्या में हमारी जनता है, अगर उनको आपके अनाज पैदा करना है तो आपको डेफिनेटली कृषि क्षेत्र को लेकर के ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और काफी कुछ उनको फैसिलिटीज उपलब्ध कराने की पड़ेगी। और जो भी कंपनियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, सिर्फ पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या फिर यूरिया नहीं, बट इवन फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, एस्कॉर्ट जैसी कंपनियां, बेहतर रुझान था। और इवन एमएनएम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो मैं मानता हूं, और यहाँ पर इनकी विस्तार योजनाएं भी हैं। डेफिनेटली इन कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, मिसाल के तौर पर यूपीएल, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही बेहतरीन निवेश शामिल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। बेहतरीन स्टॉक का यूपीएल, और अब जैसा गौरांग कह रहे हैं, यूपीएल, एस्कॉर्ट्स, कावेरी सीड्स, देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा रहे हैं। ये तेजी जारी रहने वाली है। लेकिन वागले साहब से पूछते हैं एक और जोड़ी। वागले साहब ने कहा पहले भारत फाइनेंशियल्स खरीदिए, टाटा स्टील बेचिए। सर, 2 स्टॉक्स और हैं आपके पास, बताइए। हेमंत, येस बैंक में कल जो स्पर्ट आया लास्ट 1 आवर में, मुझे लगता है मूव कंटिन्यू होगी। इसको मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 1461 का स्टॉप लॉस होगा, 1506 का टारगेट होगा। एक से 2 दिन का व्यू है। और बेचने में केन ये मुझे वीक लग रहा है। आई थिंक क्रूड की न्यूज भी आई थिंक नेगेटिव है, सो दैट इज सपोर्टिंग अ सेल। 284 का स्टॉप लॉस होगा, 268 का 2 से 3 दिन का व्यू है। ओके, तो ये राय है आपके लिए बिकवाली करने के लिए आज से केन में। लेकिन एक और स्टॉक वहां बिकवाली करें या खरीदारी कमजोरी के बाद, वो है डॉक्टर रेड्डीज। गौरांग बताए डॉक्टर रेड्डीज पर क्या व्यू है, क्योंकि यूएसएफडी ने इनका द्वारा प्लान पर 13 आपत्तियां, ये अब लगातार एक के बाद एक खबरें सारी इन शेयरों के लिए आ रही। क्या करना चाहिए? तो ये खरीदने में एसआईपी है या बेचने में एसआईपी है? नहीं, बेचने में तो एसआईपी करनी नहीं चाहिए। बेचना है तो एक साथ बेच दे। हाँ, खरीदना है तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप एसआईपी करके चलिए। और ये बुरी खबरों का सिलसिला मेरे ख्याल से कुछ फार्मा क्षेत्र की जो घरेलू कंपनियां हैं उन पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी कवरेज है, ये डिस्क्लोजर है, और मेरे ख्याल से पिछली बार जब बुरी खबरें आई थी तो ये 2800 के आसपास या उसके नीचे फिसला था। फिर ये संभला था और करीबन 3200 के आसपास ऊपर गया। अब 2850 के आसपास मेरे ख्याल से कल, आज हो सकता है फिर से वो 2800 का स्तर छुए। मेरा मानना है कि अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो कोई भी उछालाता है बेचे, और अगर निवेश करना है तो इस स्तर के आसपास किश्तों में निवेश करें, क्योंकि हमें लग रहा है कि खबरें बुरी है लेकिन कंपनी और मैनेजमेंट काफी सक्षम है बुरी खबरों का निर्णायक तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए। और ये जो 13 ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, ये गहरे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकते। बिल्कुल, चलिए, तो रेजोल्यूशन आ सकता है। अब देखना है कितनी जल्दी वो आता है। लेकिन बात करी वागले साहब ने केन इंडिया की, और आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से 5% ओवरनाइट लुढ़का, ये चिंता की बात है केन, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के लिए। लेकिन अच्छी खबर है एविएशन, पेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इवन टायर कंपनियों के लिए। गौरांग, कैसे प्ले करेंगे इसे आप? अगर कोई स्टॉक आपको इन सेक्टर्स में से चूज करना हो तो क्या जहन में आता है? तो मैं तवज्जो पहले टायर कंपनीज को दूंगा, ऑटोज को दूंगा। एविएशन को मैं थोड़ा पीछे पायदान पर रखूंगा, क्योंकि एकमात्र हमारी कवरेज है इंडिगो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन। और हमारा नजरिया हेमंत कच्चे तेल पर काफी लंबे समय से रहा है कि ये 55 या $60 के ऊपर के तरफ का दायरा काफी सीमित है। और ट्रम्प साहब अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल आपको शेल अमेरिका की तरफ से विश्व भर के मार्केट में आते हुए दिखेगा, जो परिस्थिति आपको शायद वापस से $50 या $45 प्रति बैरल के आसपास ला करके खड़ा करेगी। हमारा मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सबसे पहले तवज्जो देना चाहिए, ऑटो सिलेक्टिव, ऑटो एंसिलरी ओईएम कंपनीज जैसे कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और सबसे आखिर के पायदान पर अगर आता है तो उड़ान यानी कि एविएशन सेक्टर, और वहां पर इंटरग्लोब एविएशन हमें पसंद है। मगर पेंट कंपनीज तो वेल डिस्क्रिशनरी स्पेंड किसी तरह का आसार नजर नहीं आया तीसरी तिमाही नतीजों में नोटबंदी का या डिमोनेटाइजेशन का, और अब रिमोनेटाइजेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से चौथी तिमाही और अद्य वित्तीय साल जो होगा वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कंपनी उसके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, जहां पर पेंट इंडस्ट्री है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी है, ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी, वर्लपूल जैसी कंपनी है, काफी बेहतर रुझान दे सकती है। ओके, तो ये है आपके तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आए। शुक्रिया गौरांग।
आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज सुबह पहला सौदा में मार्केट काउंटडाउन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक और इस ब्रेक के पार हमारे साथ जुड़ेंगे एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब। उनसे लेंगे बाजार पर फंडामेंटल राय और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता जुड़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और अब जुड़ गए एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा और साथ ही सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता भी। आशीष जी, पहले तो बताइए एफएनओ ट्रेडर्स के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदें या बेचें? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस समय पे कॉल लेना कि क्या करना चाहिए, पर जिस तरह से डेटा आ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार के अंदर में जो सपोर्ट है वो लोअर लेवल्स पे बनता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं 8850, 8840 पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मार्केट के अंदर में रह सकता है। वहीं अगर से हम ऊपर की तरफ भी देखें तो 9000, ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड करने जैसा माहौल बन रहा है, जहां पर अगर से डिप्स आती है 8840, 50 के लेवल्स आते हैं तो वहां पर पे बाइंग करनी चाहिए। 8800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 8960, 8980 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। डिसाइसिव मूव मुझे लगता है जब तक बाजार 8800 को बीच नहीं करता या ऊपर में 9000 के लेवल्स को नहीं निकालता तब तक कोई डिसाइसिव मूव मुझे नहीं लगता बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। और आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? हेमंत, मुझे लगता है देखिए सबसे पहले मैं अरविंद के अंदर में एक लॉन्ग कॉल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ओपन इंटरेस्ट का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, पर प्राइस के अंदर अभी कोई बड़ा एक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही स्लोली ये स्टॉक 380 से 397, 98 हुआ था, फिर 92 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है यहां पर एक लॉन्ग बिल्डअप कंसिस्टेंटली बन रहा है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 375 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनानी चाहिए। ऊपर में 410, 420 के स्तर छू सकता है स्टॉक, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, पर मुझे लगता है एक्चुअल एक्शन इस स्टॉक के अंदर में शुरू होगा जिस दिन ये 410 को क्रॉस करेगा। जिस दिन भी ये 410 को क्रॉस करेगा मैं समझता हूं वहां पोजीशंस को और बढ़ाना चाहिए, तब शायद इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल हो कि ये 445, 450 के लेवल्स को भी ऊपर में छू सकता है। तो इस ट्रेड को थोड़ा पोजिशनल नजरिए से आप ध्यान दे सकते हैं। सेकंड पिक मेरी होगी एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां अगेन काफी अच्छा एक लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 225 के स्तरों को छूने का। यहां लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। डिप्स को भी थोड़ा यूज करना चाहिए, क्योंकि बाजार थोड़ा एक साइडवेज ट्रेंड में है, तो मैं करंट लेवल्स पे ही पूरी पोजीशन बनाना रिकमेंड नहीं करूंगा। समझता हूं अगर से नीचे में 202, 203 के स्तर आते हैं तो वहां पे पोजीशंस को एवरेज कीजिए। 197 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 222 से 225 के टारगेट्स एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तीसरी पिक मेरी होगी रिलायंस कैपिटल के अंदर में, जहां पर एक मेजर ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट्स पे हुआ है और इस ब्रेकआउट के ड्यूरेशन में हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट में करीब 15% का इजाफा हुआ है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रेकआउट काफी अच्छे लॉन्ग एक्यूमुलेशन के साथ हुआ है। तो करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 530 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 568, 570 के टारगेट्स रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। और एकमात्र सेल कॉल जो है वो मेरा ओएनजीसी के अंदर में, क्योंकि क्रूड की गिरावट के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक वैसे भी पिछले 4 हफ्तों से एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप इसके अंदर में 199, 200 के जोन में बना हुआ है। तो मैं समझता हूं 199 के एक स्टॉप से शॉर्ट ओएनजीसी में बनाना चाहिए। 182 से 178 के टारगेट्स डाउन साइड में ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली कहीं शॉर्ट करने का मौका भी दिख रहा है। ओएनजीसी शॉर्ट करें, लेकिन बाकी 3 मिड कैप आइडियाज जैसे जहां पर खरीदारी करने की राय है आशीष की, अरविंद, एक्साइड, आर कैप, 3 शेयर है जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। चोपड़ा साहब बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। मैं 3 स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला कोटक बैंक। खबर के चलते हुए मुझे लगता है कि इसमें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कैनेडियन पेंशन फंड को इन्होंने अपना 1.5% स्टेक बेचा है, जिसके चलते इसमें तेजी हो सकती है। और दूसरी कुछ एफआईआई लिमिट भी बढ़ाई गई है बोर्ड के द्वारा, तो दोनों पॉजिटिव खबर हैं। कल की क्लोजिंग करीब 824 की थी। इसको मेरा पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म टारगेट 850 का और दूसरा टारगेट इसका होगा 880 का। तो दोनों टारगेट्स के लिए अगर कोई इसमें लेना चाहता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। 810 का स्टॉप लॉस आप जरूर रखें। दूसरा स्टॉक है जेट एयरवेज। कल भी इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। कल 446 के स्तर पे ये बंद हुआ था, तो इसको 465 के स्तर के लिए खरीदा जा सकता है और एक 430 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। तीसरा स्टॉक है कैडिला।
कुछ पॉजिटिव खबरें भी थी इस स्टॉक की, और यूएसएफडीए ने इसके प्लान्स को अप्रूव भी किया है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी तेजी बन सकती है बहुत जल्दी, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर। तो 443 के स्तर पर यह बंद हुआ था, 455 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। 430 का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में जरूर रखें। ओके, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, एविएशन शेयरों पर काफी बुलिश हो रहे हैं सभी एक्सपर्ट्स। कल जिस तरह से देखिए, राजस्थान सरकार ने भी शाम को कहा कि एटीएफ पर जो ड्यूटी है वो घट रही है। तो ये रीजनल स्पेस के लिए किया जा रहा है, काश ये ओवरऑल स्पेस के लिए कर दिया जाता तो फिर तो बात ही अलग है होते। लेकिन हाँ, एक चीज है कि एक सरकार ने घटाया, अब सारी सरकारें घटा रही है, दिल्ली के बाद उत्तर राजस्थान, दिल्ली से पहले भी दो सरकारें ऐसा कर चुकी हैं। हाँ, तो अब हो ये रहा है कि सबको करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ने वाला है। और कल जयंत सिन्हा साहब के स्टेटमेंट्स में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्दी रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर अगले शायद 15 दिनों में एक पॉलिसी आती हुई नजर आए, ताकि ऐसे एयरपोर्ट्स जो बने हुए हैं लेकिन जहां से अभी उड़ानें कम भरी जा रही है या नहीं भरी जा रही, उन्हें जनता के लिए खोला जाए, किया जाए। तो एविएशन सेक्टर इस लिहाज से बड़े एक्शन में रीजनल में स्पाइस जेट है, हाँ, सबसे ज्यादा स्पाइस जेट आने वाला। और अलायंस एक और है जिसका जनरली हमें काम नहीं पड़ता, नाम कम सुनने में आता है, लेकिन अलायंस और स्पाइस जेट 2 को बड़ा फायदा है। लेकिन कोस्टा बस्ट हो चुकी है, एक और ऐसी एयरलाइन थी जिसका कोस्टा आई और बंद भी हो गई, आई कुछ दिन चली और उसके बाद बंद हो गई। तो जो चल रही है नाम भी आज ही सुना है, नहीं चल रही, नाम भी आज एयरपोर्ट पे जाकर देखिए उनके होर्डिंग्स लगे थे। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब 2 दिन पहले खबर बताई है कि बैलिया हो गई है। तो जो जिनकी रीजनल कनेक्टिविटी ज्यादा है, जो छोटी छोटी जगहों में उड़ानें बढ़ती हैं, उन एयरलाइंस के लिए बड़ा फायदा हो सकता है जेट एयरवेज। लेकिन ये स्टॉक इंटरेस्टिंग रह सकता है। वैसे देखा जाए तो खबरें अच्छी, कल स्टॉक भागा भी लेकिन बैन में आ गया एक्चुअली। आशीष, अब क्या होगा इस शेयर में? तेजी होगी या मंदी होगी, या तो तेजी की पोजीशन कम होनी चाहिए या फिर और शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ इस पूरे स्पेस पे, और जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं पहले तो जेट एयरवेज पे कमेंट करूंगा कि मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में पोजिशनली बहुत स्ट्रांग ट्रेंड बन चुका है। मैं नहीं सरप्राइज होऊंगा आने वाले दिनों में 550 के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिले। थोड़ा सा क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस भी छोटे रख के काम करना डिफिकल्ट होगा। मैं मानता हूँ 420 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। डिप में भी आपको बाय करना पड़ सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक एक पोजिशनल मूव के लिए तैयार हो चुका है। बट कैश सेगमेंट के अंदर में मुझे लगता है स्पाइस जेट यहाँ पर चार्ट्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म में एक पैटर्न बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या होते हैं, उसका एक मुझे लगता है क्लियर पैटर्न स्पाइस जेट के अंदर में बन चुका है। ऑलमोस्ट अपने 6-7 साल के हाई के कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ में एक राउंडिंग बॉटम बना के ये स्टॉक निकल रहा है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर से यहां से कम 50% की अपसाइड स्पाइस जेट में आने वाले समय में देखने को मिले। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है स्पाइस जेट में 70-71 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में कम से कम 110-120 के स्तर आने वाले 3 महीनों के अंदर में स्पाइस जेट में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली तो जो आशीष कह रहे हैं वो सेंसिबल है, क्योंकि अगर आपको एविएशन में तेजी करनी है तो फिर स्पाइस जेट ज्यादा बेहतर है जेट से भी। और जो आप भी कह रहे हैं, और जो कल स्पाइस जेट के सीईओ ने खुद कहा कि सबसे ज्यादा फायदा स्पाइस जेट को रीजनल कनेक्टिविटी का, तो मेरे ख्याल से और लोड फैक्टर सबसे ज्यादा है। असल मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती है, एयर कोस्टा कैसे बस्ट हुई है? बिकॉज आप देखिए उन्होंने अब टिकट्स लेने बंद कर दिए 15 मार्च के बाद से बुक करनी शुरू कर दी। तो ये रीजनल थी, ये रीजनल वाली बंद हो रही है और ये कंपनियां रीजनल में जा रही हैं। आपको याद होगा VRL लॉजिस्टिक्स ने जब रीजनल में जाने की बात की थी तो शेयर में कितनी गिरावट देखने को मिलती। तो जब तक पॉलिसी सामने नहीं आ जाती तो बहुत तेजी नहीं, पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये पॉइंट्स को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही, ये पॉइंट सही है एकदम कि पॉलिसी एक बार सामने आ जाए और उसके बाद पता चलेगा फायदा किसको होगा। फ्यूचर का आपने हाल देखा क्या हुआ? बिल्कुल, तो सावधान रहे। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं जो इसमें बड़ी पॉजिटिव है, हिंदुस्तान के लिए नहीं दुनिया भर के लिए वॉरेन बफेट ने पैसा लगाना शुरू किया है। तो ये सेक्टर, वो भी एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर ध्यान में रखते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मौके बनेंगे और उस पर नजर आपकी होनी चाहिए। चलिए वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार कोलकाता चलेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे रजत बॉस, और रजत के स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगाते हैं। देखते हैं आज उन्होंने कौन सी पिक्स चुनी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है। संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मोता जी मुंबई के स्टूडियो में हमारे साथ हैं, विजय चोपड़ा जी दिल्ली से, और अब रजत बोस जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी स्वागत है, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे आज?
देखिए मैंने 3 शेयर चुना है, तो उसमें सबसे पहला नंबर तो जो आपके चैनल पे मैंने पिछले 2-3 दिन से देते आ रहा हूँ वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज के दिन 842 के नीचे स्टॉप लगा के 873 और 882 का टारगेट मान के भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्ग करने का सलाह दे रहा हूँ। इसके अलावा येस बैंक, ये स्टॉप लॉस रखिए 1468 पर और 1499 का टारगेट बन के इसमें भी लॉन्ग करने का सलाह दे रहा हूँ। और फाइनली जी लिमिटेड 508 रुपया 80 पैसा पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 520 और 526 दोनों टारगेट मान के इसमें ट्रेड लीजिए। ओके, तो आज दिग्गज शेयर चुने हैं रजत ने और तीनों के तीनों खरीदारी की तरफ। और आपको याद होगा लगातार रजत कह रहे थे 8,950 के आसपास निफ्टी बेचिए और वहां पर प्रॉफिट बुक करिए, नीचे में मिलेगा मौका। और आज नीचे खुलने पर मौके ढूंढ रहे हैं रजत खरीदारी करने के लिए आज से। लेकिन कितना नीचे खुलेंगे ये है बड़ा सवाल और इसका जवाब मिलने वाला है इस ब्रेक के बाद, क्योंकि लेकर आएंगे हम आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी हाफ सेंचुरी मारता हुआ लेकिन आज नीचे की तरफ है एक्चुअली हाफ सेंचुरी कमजोरी वाली, और उसकी वजह है एशियाई बाजार जो आपकी स्क्रीन पर, निक्के को छोड़ दीजिए बाकी बाजारों में दबाओ। हांगकांग तो अब 235 अंक नीचे, 1% का नुकसान है, बाकी तमाम बाजार नीचे जापान को छोड़कर। और वजह डॉलर इंडेक्स 102 के पार निकलता हुआ, तो रुपए की चाल पर रखेंगे नजर। 66-70 पर कल हुई है क्लोजिंग, 102.15 पर है डॉलर इंडेक्स और बाकी तमाम बाजारों की हालत थोड़ी सी ढीली नजर आ रही। लेकर आएंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 के बाद बाजार का भरपूर एक्शन। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बने रहिए आप भी। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।